वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाए। जम्मू निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वाइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेघराज सिंह अमेरिका से साथ है। आप सभी जानते हैं, हम उठाते हैं गरीबों की आवाज, मजलूमों की आवाज, और गरीबों की आवाज उठाकर पूरे वर्ल्ड के अंदर ले जाते हैं। और हमारा प्रोग्राम का नाम है आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ। जिंदे हम उन्हीं को मानते हैं जो सच बोलना जानते हैं, वरना चुप रहना तो मुर्दे भी जानते हैं। तो आज का हमारा प्रोग्राम रहेगा कि भारत की असली समस्या क्या है, उसका समाधान क्या है। क्योंकि भारत जो है, या इसको ऐसा ले लेते हैं कि भारत को मनवाद के चुंगल से कैसे छुड़ाया जा सकता है। अभी आप सोच रहे होंगे कि मनवाद, हम अमेरिका में बैठे हैं, कोई कनाडा में बैठे हैं, तो मनवाद के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। अब तो हम तो आजाद बैठे हैं यहाँ पर, ऐसा सोच रहे होंगे बहुत सारे। लेकिन ऐसा सोचना आपका जायज है। लेकिन हमारा मकसद क्या है कि जब हमने आज़ादी की सांस ले ली है, और आज़ादी किसे कहते हैं हम जानते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि हमारे भाई बहन जो करोड़ों लोग मनवाद के चंगुल में फंसे हुए हैं, और उसमें करोड़ों लोग जो है मनवाद की गिरफ्त में है, मनवाद की जो गुलामी में फंसे हुए हैं, उनको बाहर कैसे निकाला जा सकता है। हमारा मकसद सिर्फ इतना है। बस ये हम इस जिक्र को आवाज उठा रहे हैं, और एक दिन आजाद करके भी रहेंगे। तो हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हैं, इनका स्वागत करते हैं, उसके बाद में प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, सवाल का जवाब करते हैं। पहले सबसे पहले विजेंद्र सिंह जी हमारे साथ में, जो अमेरिका में ही है। विजेंद्र सिंह जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुविंदर सिंह जी, आप थोड़ा इसको ऑन करें वीडियो। गुरुविंदर सिंह जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो आज बात करेंगे वो भारत की जो समस्या और समाधान, या भारत को मनवाद के चुंगल से कैसे छुड़ाया जा सकता है। सबसे पहले गुरविंदर सिंह तो सवाल है। गुरविंदर सिंह जी, पहले अपने बारे में बता दीजिए, 1 मिनट में, आप कहाँ से हो और क्या, मतलब आप क्या करते हो जी। दोबारा करो क्वेश्चन थोड़ा सा। मतलब आपका पूरा नाम बता दीजिए, और आप कहाँ से हो और क्या काम करते हो। हाँ जी, मेरा नाम गुरविंदर सिंह कांग्या जी। मैं ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ट्रकिंग कंपनी ऑपरेट करता हूँ जी। गुरविंदर सिंह जी, सबसे पहला सवाल मेरा यह है कि हम मानते हैं भारत की जो समस्या है वो मनवाद है। तो आप इसको कैसे देखते हैं, मनवाद ही समस्या है भारत की या कुछ और है जी। हाँ जी, बिल्कुल। हर इलाके की अपनी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम होती है। जिदा कि जेकर तुसी सेंट्रल एशिया या यूरोप में देखो तो एक टाइम ते उत्थे प्रॉब्लम सी मेन कि लोगों दे विच हाई क्लास बन चुकियां सन, अपर क्लास लोअर क्लास, ते ओनू तोड़न दे लई रेवोल्यूशन भी आई, फ्रेंच रेवोल्यूशन भी आई, या ईवन कम्युनिज्म भी आया। ते ओहदा जिहड़ा आफ्टर इफैक्ट है वो ईवन इंडिया च भी आया। पर इंडिया दे विच इंडिया दी एक अपनी इंडिया जां उस खित्ते दी एक अपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम आ, वो है कास्ट सिस्टम। ते क्लास जिहड़ी जां कुछ भी आ, वो सारी पैदावार ही कास्ट सिस्टम तो होंदी है। तो उस खित्ते दी जिहड़ी मेन प्रॉब्लम है वो है, जेकर अपने अपना सोशल स्ट्रक्चर नूं देखिए तो वो वाकया ही कास्ट सिस्टम दे उत्ते बेस्ड है जी। विजेंद्र सिंह जी, आप क्या कहना चाहते हैं इसकी कास्ट सिस्टम के ऊपर? कोई कास्ट सिस्टम समस्या है या कुछ और है, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, हमारा जो सामाजिक व्यवस्था है जिसे आप मनुवाद कह रहे हैं, वो एक समाज विरोधी व्यवस्था है, एंटी सोशल सिस्टम जी। और ऐसा सिस्टम है जिसमें कि आदमी को आदमी से दूर कर दिया गया है। एक नफरत पर, अविश्वास पर आधारित व्यवस्था है, इसलिए उसको एंटी सोशल सिस्टम कहते हैं। अब वो जाति भी है और वर्ग भी है। इसका टेक्निकल नाम वर्णाश्रम धर्म है जी। वो जातिवाद को धर्म मानते हैं लोग, वर्ग को, वो जो समाज विभाजित है, इस विभाजन को ईश्वर का बनाया हुआ मानते हैं जी। तो उसकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसमें 90% लोगों को पढ़ने लिखने से वंचित रखा गया, एक मानव अधिकारों से वंचित रखा गया, शिक्षा से, सत्ता से, संपत्ति से, हर तरीके से वंचित रख के एक अपमानित हालात में रखा गया जी। और उसमें लोग जो है हमेशा इसीलिए भारतवर्ष के समाज में सामाजिक न्याय की बात करते हैं। संविधान ने भी सामाजिक न्याय की बात की। आप अगर संविधान को खोलें तो उसकी उद्देश्य का, उसकी प्रियम्बल में
सबसे पहले यही लिखा है, सामाजिक न्याय दिया जाएगा। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब होता है कि लोगों को उनकी भागीदारी मिलेगी, शिक्षा में भी, एक मानव अधिकारों में एक सम्मानित नागरिक की तरह। लेकिन लोग जो हैं वो वंचित हैं उससे, और यही कारण है कि हम लोग डींगे हाँकते हैं कि हम देश के 21वीं सदी में ले जा रहे हैं, इसको सुपर पावर बनाएंगे। लेकिन आम आदमी को हम बुनियादी उसके अधिकार भी, उसको जीने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, उसको दवाइयों का अधिकार, मेडिकल हेल्थ की, हाइजीन का, वो नहीं दे पा रहे हैं, तो देश और समाज शक्तिशाली कहाँ से होगा। बल्कि हम लोग ये देख रहे हैं कि कुछ ऐसी नीतियां बनाई जा रही हैं कि गरीब को और ज्यादा गरीब बनाया जाए, और इतना गरीब और इतना दरिद्र बना दिया जाए कि वो उसका विरोध भी ना कर सके इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था का। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, छोटी मोटी समस्या नहीं है। और इसको खाली सामाजिक समस्या कुछ लोग समझते हैं, लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि आपको जब अर्थ से, शिक्षा से, संपत्ति से वंचित किया जा रहा है, तो ये आर्थिक समस्या भी है। तो लोग, एक फांसीवाद की समस्या भी है, जहाँ लोकतंत्र की विरोधी शक्तियां इतना ज्यादा शक्तिशाली हैं कि वो सामाजिक न्याय की बात करने के बाद भी लोगों को 90% को उनकी भागीदारी समाज में नहीं मिलती। जबकि दूसरी तरफ अकेले IAS में बताया जाता है कि 80% अकेले एक ऐसी जाति, ब्राह्मण जाति के लोग, सीधे कहना चाहिए, जो कि 3-3.5% है समाज में। तो इस तरह से जो एकाधिकार उन लोगों का हो गया है, जो हर व्यवस्था पे, चाहे कार्यपालिका हो, जो भी 4 स्तंभ बताते हैं आप लोकतंत्र के, हर उस पर हो गया है। तो वो सामाजिक न्याय मिले कहाँ से? जो अन्याय कर रहे हैं वही सत्ता में है। तो ये एक बड़ी भयानक समस्या है। अब आप लोग समाधान बताएंगे इसका कुछ? ये सब समस्याओं की जड़ है। जी साथियों, हम बताना चाहते हैं, हमारा प्रोग्राम लाइव जा रहा है फेसबुक पर है। अगर कोई जुड़ना चाहता है, मैंने लिंक भी दे दिया है इसमें। अगर कोई सवाल करना चाहता है भाई गुरविंदर सिंह से और विजेंद्र सिंह से, अगर सवाल भी कर सकते हैं। अगर हमसे भी सवाल करना चाहते हैं, कर सकते हैं। अगर गुरविंदर सिंह जी, जैसे हम देखते हैं इसमें कि जात पात की वजह से, मतलब जात पात एक माँ है उसकी, जो सिस्टम की जो फिलहाल जो चल रहा है, मतलब एक ऊंच नीच की भावना पैदा हो जाती है। ऊंच और नीच, ये 2 शब्द निकलते हैं जात पात से। तो ऊंच को आप कैसे देखते हैं और नीच को कैसे देखते हैं, इसके बारे में बता थोड़ा। हाँ जी, मैं हिंदी में बात करूंगा। आई थिंक यूजर्स के हैं तो सबको मैसेज अपना जाना चाहिए, ठीक है ना। अगर देखा जाए तो मैंने पीछे डाटा कलेक्ट किया था कि जो सबसे कम जातीय दंगे हुए हैं, मैं आप प्रोग्राम कंटिन्यू रखें, मैं उसका बाद में वो जो डाटे की रिजल्ट है वो भी पेश करूंगा। सबसे कम जातीय दंगे जो हैं वो पंजाब में और एक कोई ईस्ट में स्टेट है, ये दोनों स्टेटों में हुए हैं। इसका मतलब है कि पंजाब जो जातीय प्रॉब्लम है उससे सबसे कम उस पर इफेक्ट कर रही है, ठीक है जी। तो हमारे व्यूअर्स जिन स्टेटों में रह रहे हैं वो ज्यादातर हिंदी बोलते हैं, इसलिए हम हिंदी में ज्यादा बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात तो हमें ये समझनी है कि अगर ये जातीय सिस्टम भगवान ने बनाया तो इसको सारी इंसानियत पे लागू होना चाहिए, ठीक है जी। पर जो ये वेद ग्रंथ कहते हैं कि जिनसे जाति आ रही है, उनमें गोरों का या किसी का कुछ लिखा हुआ नहीं है कि वो किस जाति से हैं, ठीक है। मान लीजिए आज एक गोरा हिंदू होता है तो वो किस जाति को बिलोंग करेगा, ठीक है ना, तो उस पर लागू नहीं होती मेरे ख्याल से। बाकी हम लोग सभी अपने अपने विचार रखेंगे। मेरे ख्याल से जाति व्यवस्था जो बना दी गई है, ऊंच नीच और जाति व्यवस्था बना दी गई, उसका एक ही उपाय है कि हम इस सिस्टम में ही ना रहें। क्योंकि अगर हमने, जैसे आप अमेरिका में रह रहे हो, मैं कनाडा में रह रहा हूं, तो अगर हम रहेंगे, जैसे मैं कनाडा में ओंटारियो स्टेट में रह रहा हूं, या कोई इंडिया में पंजाब में रह रहा है, तो उसको पंजाबी कहलवाना ही पड़ेगा। वो ये नहीं कह सकता कि मैं पंजाबी हूं ही नहीं, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम उस सिस्टम में बैठे रहेंगे कि हम हिंदू भी हैं और हम जाति में भी विश्वास नहीं रखना चाहते, ये कभी नहीं हो सकता। आपको लोग अमेरिकन बोलेंगे, आपको मानना भी पड़ेगा कि आप अमेरिकन हो। अगर आप अमेरिकन नहीं रहना चाहते तो फिर आपको बाहर मूव करना पड़ेगा उस सिस्टम से। सेम थिंग है, क्योंकि सिस्टम रिफॉर्म नहीं हो सकता।
बहुत से लोग कहते हैं कि सिस्टम रिफॉर्म हो सकते हैं। ये जो रिलीजियस सिस्टम होते हैं ये ऐसे रिफॉर्म नहीं होते अनलेस के उनका टोटल ए से जहां से शुरू होता है वो ग्रंथ वहां से ही खत्म कर दिया जाए। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना कभी भी अलाउड होगा कि सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद वो सभी कोई खत्म करने की बात मानेगा। तो इसलिए एक ही हल है इसका कि हम इस सिस्टम से ही दूर हो जाएं ताकि जाति हम पर अफेक्ट करना बंद कर दे। और दूसरा, जब हम बाहर निकलें तो ये जो जातीय ऊंच नीच है इसे साथ लेकर, जैसे पाकिस्तानी लोग हैं अपने भाई, वो सिस्टम से तो दूर चले गए, ठीक है ना, और राज से भी दूर चले गए। एक होता है राज, जैसे सिख है वो भी राज में स्टक है, वो बाहर नहीं है, तो सिस्टम के अधीन ही है वो लोग। पाकिस्तानी लोग जो सिस्टम को छोड़ के भी चले गए पर वो जाति से बाहर नहीं निकल सके, जाति या ऊंच नीच से आज भी वो लोग बाहर नहीं निकल सकते। जी तो इसको ऊंच नीच का मतलब, जगदीश जी आपका वॉइस ऑफ मानवता नेशन में बहुत बहुत स्वागत, और मनदीप सिंह जी आपका बहुत बहुत स्वागत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मनदीप सिंह जी और जगदीश सिंह जी हमारे टीम मेंबर हैं। जगदीश सिंह छत्तीसगढ़ से हैं और मनदीप सिंह जी अमेरिका में हैं। तो हम बात कर रहे हैं मनदीप सिंह जी, जैसे आप देखा भी होगा कि भारत की जो समस्या सबसे बड़ी जात पात है, जात पात की बात कर रहे हैं, तो समस्या का समाधान ही पूछेंगे लास्ट में हम। तो ये आप इसको जात पात को समस्या मानते हैं या सिर्फ हम ऐसे बात कर रहे हैं? इसके ऊपर क्या करना चाह रहे हैं आप? जात पात का, क्योंकि जो सिस्टम जो है, हम जब पंजाब रीजन से आते हैं, हमारी बात जब होती है ना इस बात पर, तो वहां पर ये कोई ज्यादा मैटर्स नहीं करता। मैं जहां तक ये बात को के साथ मैं बात करूं, जितना ये यूपी रीजन या बिहार रीजन, वहां पर जात पात की बहुत बात होती है, उस पे ना पर वोटें भी मांगी जाती हैं, उस पे ना पर सारा सिस्टम होता है। मगर जहां पर अवेयरनेस आ जाती है, चाहे वो वही स्टेटों की बात भी हो, किसी और, जहां पर अवेयरनेस आ जाती है ना, वहां पर जात पात को माना नहीं जाता। मगर जहां माना जाता है, जहाँ जो हमारा आज का जो सिस्टम बन गया है, करंट गवर्नमेंट या जो उनकी विचारधारा है, उसमें ये चीज जो है वो ज्यादा प्रभाव जो है वो इस बात का ज्यादा इफेक्ट ले रहे हैं, और लोगों को जात के नाम पर, धर्म के नाम पर बांट करके अपनी रोटियां सेकते हैं जो लोग वो। क्योंकि हमारे गुरुओं ने तो हमें ये सिखाया ही नहीं है। उन्होंने तो सारी जात पात, जो कबीले की बात, एक दिन मनोज सिंह जो कबीला की बात कर रहे थे, हम जब सिख बन जाता है तो सिख के नाम पर कोई कबीला, कोई जात, कोई किसी भी तरह का जो है उसकी हर एक तरह की जो पहचान वो खत्म हो जाती है। वो सिर्फ और सिर्फ एक सिख रह जाता है। उसके अलावा और जो अपने साथ में जो अपना नाम के साथ सब कास्ट लगा लेते हैं, जो कुछ भी लगा लेते हैं, वो प्रवान नहीं है। वो अपने तौर पर लगा लेते हैं अपना सोशल स्टेटस को अपीयर करने के लिए। मगर यदि हम धर्म की शिक्षा पर चलते हैं, जब भी हम एक सिस्टम के थ्रू चलते हैं, तो वो चीज प्रवानित नहीं है, वो चीज अप्रूवल नहीं उसका किया जाता। और ऐसी बात हमेशा आती है कि क्योंकि जात पात बात का हमारे गुरु महाराज ने भी विरोध किया है, और इस बात को, क्योंकि हमारे में ये चीज है कि सोशल जस्टिस और समानता, ये हमारे दो पहलू हैं, और उस पर तकरीबन दुनिया का हर एक सच्चा सिख जो है वो इस बात पर हमेशा ही चलता है कि सबको बराबर का अधिकार मिले और सबके साथ न्याय हो। और इस बात पर चाहे कोई ज्यादा पढ़ा लिखा हो चाहे कम पढ़ा लिखा हो, हर एक में वो चीज आ जाती है। जैसे गुरु महाराज ने संगत और पंगत की प्रथा शुरू की, वो यही बात हमको सिखलाती है कि सोशल जस्टिस और समानता। आज हमने सुबह के प्रोग्राम में जैसे अकाल तख्त का सृजना दिवस भी मनाया था, उसमें भी यही बात आई है कि अकाल तख्त की जो नींव रखी गई है वो सामाजिक बराबरी के लिए रखी गई है कि सबको बराबर अधिकार मिले, न्याय मिले। जो न्याय सरकारें नहीं कर सकती थी, मौजूदा सरकार उस समय की नहीं कर सकती थी, वो न्याय जो है वो गुरु घर में अकाल तख्त के थ्रू जो है वो होता रहा था उस समय। आज ठीक है कि आज उस पर पॉलिटिकल प्रेशर पड़ गया है, मगर आज भी यदि कोई सार्थक फैसला लेना हो तो संसार के जो सारे सिख हैं वो अकाल तख्त की तरफ ही देखते हैं, क्योंकि उसको ही जो है सर्वप्रिय माना जाता है और ज्यादा बात जो है सुनी जाती है। इसलिए सोशल जस्टिस की बात आती है, वहां पर जात बरादरी की जो बात है, कोई ऊंचा नहीं है कोई नीचा नहीं है। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने जब पहाड़ी राजों के साथ जो मीटिंग की थी,
उसमें भी यही बात आई थी कि राजाओं ने ये बात रखी थी, जैसे कल और परसों विजेंद्र जी ने बताया था, शिवाजी की बात जो की थी कि वो शर्तें रखी थी, वो मान गया था, शिवाजी मान गया था वो शर्तें। मगर जब गुरु गोविंद सिंह महाराज की बात आती है ना, तो फिर वो राजे कहते हैं कि पहला जो पंगत है ना, जो लंगर की जो पहली पंगत है, उसमें सारे पंडित बिठाए जाएं, दूसरों में हमारे राजों को खिलाया गया, दूसरी पंगत में, तीसरी पंगत में जो वजीरों को खिलाया, और चौथी पंगत में आप जिसको मर्जी खिलाएं। ये राजाओं ने, पहाड़ी राजाओं ने उस समय शर्त रखी थी, और महाराज ने इस शर्त को मानने से इनकार कर दिया था कि जो लंगर और पंगत की जो प्रथा है, उसमें सबको बराबर का हक मिलेगा। एक राजा के साथ एक भिखारी को भी बैठना पड़ेगा, काम करने वाले को भी बैठना पड़ेगा, सभी को बैठना पड़ेगा। बात सामाजिक न्याय की है। इस न्याय के लिए ही आज तक जो संघर्ष हुआ है, वो इस न्याय के लिए। आज जो दिल्ली में संघर्ष चल रहा है, वो भी एक सामाजिक बराबरता का ही प्रतीक है। उसमें भी सभी जाने आ रहे हैं, कहीं परमात्मा का नाम गुरुद्वारे के रूप में लिया जा रहा है, कहीं कोई वहां पर अजान कोई अपना मुसलमान तरीके के साथ मुसलमान भाई अपनी नमाज पढ़ रहा है, कोई किसी तरीके का, सब कुछ साझा एक तरह का सामाजिक सद्भाव वो वहां पर बन गया है। मगर गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहती। ये जो आरएसएस डोमिनेटेड जो गवर्नमेंट है, वो उसको जो है वो उसी दिन से वो परेशानी में है कि ये एक कैसे हो गए, हरियाणा पंजाब यूपी जी एक कैसे हो गया। मगर गुरुओं की वाणी, धर्म कोई भी जो है वो बैर नहीं सिखाता, मगर जो सिख धर्म है उसमें तो सोशल जस्टिस और समानता जो है कूट कूट के भरी हुई है। और मेरे हिसाब से जात बरादरी का जो सिस्टम जो है, जो गंध है, यदि इसको दूर करना है तो गुरु महाराज की शिक्षाओं पर जो है वो सार्थक रूप से अमल करके वो चीजें वो सफल हो सकती है। और उसको विचारना जरूरी है, गुरुबाणी को विचारना जरूरी है, पढ़ना और सुनने तक सीमित ना हो। उसको अपने जीवन में जब यदि हम अपनाते हैं तो हमारी जो सोच है ना वो बराबर की हर एक के साथ हो जाती है। एक जो कहते हैं कि ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बनाई। जीवन में कोई बेगाना नहीं रहता, ना कोई दुश्मन बनता है, और एक समानता की बात जो है वहां पर की गई है। और मैं अपना इसी विचार के साथ जो है वो आगे की आपकी बात जो है वो सुनना चाहूंगा। धन्यवाद। गुरु जगदीश जी, आपका कैमरा ऑन करें अगर रहे तो। गुरविंदर सिंह जी, जैसे हम देखते हैं इसमें कि बहुत सारे लोग ऐसा मानते देख रहे होंगे बैठे, क्या तुम मतलब कनाडा में बैठे, कोई अमेरिका में बैठे, इनको बहुत बातें आती हैं, वहां बैठकर बातें मारते हैं दुनिया भर की। सोचते होंगे कि तुम इंडिया में आकर दिखाओ जो करना है यहाँ पर, तुम वहां तो आजाद बैठे हो, तुम वहां का क्यों फिक्र करते हो बैठकर? इसके पीछे ऐसे क्यों, मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं ऐसे लोगों के कि आप तो बाहर आजाद बैठे हैं, आपको क्या फिक्र रखें कि तुम मतलब अपना को पॉपुलर करने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप कमेंट करते हैं? बिल्कुल करते हैं गुरविंदर सिंह जी। हाँ जी भाजी, सब तो पहले तो ये जरूर कहना चाਹੁੰਦੇ कि आजादी का पता उसे बंदे ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ जिन्ने जिस परिंदे ने बाहर उडारी मार के देखी है। बिल्कुल है जी। जिहड़ा परिंदा ने कदी, देखो शेर बहुत खतरनाक जानवर है, उन किंग ऑफ जंगल कहा जाता। फिर जेड़ा शेर पैदा ही यू दे विच होया, ठीक है, उन्होंने ये पता ही नहीं है कि ਉਹਦੀ असल नेचर की है, वो कितना दा बाहर वातावरण है, ठीक है जी, क्योंकि उन्हें जंगल देखा ही नहीं कदी बाहर। सो आजादी का मुल भी उत्थे ही पता लगता। हुण भाजी उन्होंने एक गल की कि आपां नूं मैं पहला भी मैं इस विचारां नाल बहुत सहमत सी एक दौर दे विच, पर मैं हुण बिल्कुल भी सहमत नहीं हाँ कि सानू ऊंच नीच खत्म कर लई जाति ही खत्म करनी पैगी। ठीक है जी। हुण भाजी जेडे बंदे अमेरिका कैनेडा आए हुए हैं, उन्होंने इत्थे आके देखा कि तुसीं इत्थे लोकी हैरीडिटी भी अपनी रखते आ, तुहानूं आउंदे ही सब तो पहला लास्ट नेम अपना लिखाउणा पैंदा, तुहाडी फैमिली ट्री रूट। ये जिहड़ा सिस्टम सी, ये बिल्कुल एक सिस्टम इस करके तैयार किया गया सी कि क्रॉस ब्रीडिंग ना होवे। अपने पिंडां दे विच चीज की गई सी कि लोकां नूं पता होवे कि इस पिंड दे, ईवन तुसीं इस गल नाल सहमत होवोगे कि पुराने टाइमां 'च लोकी अपने ना तां पे दे लास्ट नेम दे विच विआह करदे सी ते ना ही मां दे लास्ट नेम 'च विआह करदे सी। ठीक है जी।
ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਲੋਕੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਬਰੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਅਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਔਰ ਡਾਟਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਜ਼ਨ ਮੈਰਿਜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਬਰੀਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨੇਟਿਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਨੇਮ ਸਾਰੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਉਹ ਹੈ ਊਚ ਨੀਚ। ਇੱਥੇ ਊਚ ਨੀਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, 0% ਊਚ ਨੀਚ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ, ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ में ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। जी नहीं, ये भी अमेरिका के अंदर ये भी ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ। ਮਨਦੀਪ ਭਾਜੀ, ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਊਚ ਨੀਚ ਹੈ? ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਸ ਤੱਕ ਮੇਰਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਊਚ ਨੀਚ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਊਚ ਨੀਚ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਊਚ ਨੀਚ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਮਗਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਚਰਦੇ ਤੇ ਮਗਰ ਜੇ ਵਿਚਰਦੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਸਲੀ ਭੇਦਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰੇਅਰ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ, ਮਗਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਸਲੀ ਭੇਦਭਾਵ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੁਝ ਰੇਅਰ ਲੋਕ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਯੂਇਸ਼ ਨਾਲ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਔਰ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਹੋ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਆ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਰਮ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਐਂਟੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਫੋਰਨਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਆ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਆ, ਜਾਂ ਜੈਫ ਬੋਜ਼ੋਸ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲਾਈਫ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਆ ਉਹ ਏਦਾਂ ਆ, ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਉਹ ਏਦਾਂ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਊਚ ਨੀਚ ਦੇਖਦੇ। ਸੋ ਮੇਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫੋਕਸ ਆ ਜੜ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਊਚ ਨੀਚ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਜੜ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਅਮਰੀਕਨ ਵੀ ਨਾ ਕਹਿਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ नहीं है भाजी। ठीक है जी। तो इसमें कहने का मतलब ये कि उसको धर्म को छोड़ दो या उसको जात पात का जो सिस्टम है, मतलब ये ऐसा था। पहली बात तो हमने जो पहले भी चैलेंज किया था कि जात पात ऊंच नीच वाला कोई भी धर्म होता ही नहीं है, क्योंकि धर्म अगर है तो वो सच है, तो सच में कभी ऊंच नीच नहीं होती है। बाबा फरीद जी भी कहते हैं इसमें कि वो बोलिए सच धर्म, झूठ ना बोलिए। तो झूठ के अंदर ऊंच नीच हो सकती है, लेकिन ये धर्म हो ही सकता है। मैं चैलेंज किया था, अगर किसी को ऐसा लगता है कि जात पात और वर्ण व्यवस्था वाला धर्म होता है, तो हम धार्मिक मसले पर उनसे डिबेट करना चाहते हैं। कोई भी आए, हमारे 5 आदमी होंगे, उनके 5000 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं हमें। तो हम डिबेट करना चाहते हैं, खुलेआम डिबेट करना चाहते हैं, भाई मानवता पर डिबेट करना चाहते हैं। अगर कहीं अपने टीवी को बुलाना चाहते हैं, भाई भी आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। धर्म का मसला क्या होता है, अगर कोई ये कहता है कि हमें मतलब हारना और हराना हमारा काम नहीं है,
अगर मतलब अगर ये कहता है कि हम हारना चाहते हैं, हराना चाहते हैं, उसके लिए भी हम तैयार हैं। तो हम इसमें कोई डरने वाला, मतलब इसमें कोई घबराए ना, हम ज्ञान की बात करेंगे, जात पात की बात करेंगे, ऊंच नीच की बात करेंगे, कहाँ से निकलती है, क्या होता है, खत्म करेंगे। तो किसी में अगर माँ का दूध पिया किसी ने, तो जरूर डिबेट के लिए आए। हम इसे कंडेम करते हैं कि जात पात और ऊंच नीच वाला धर्म होता ही नहीं है, इसको हम बिल्कुल खारिज करते हैं। तो भाई साहब, जैसे हम देखते हैं इसमें कि ऊंच नीच का और जात पात का ये बड़ा रिश्ता है इसका आपस में। तो हमने एक आर्टिकल लिखा था पिछली बार कि जात पात एक एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक होती है। मेरा अपना मानना, हो सकता गलत हो, आप लोग इसको अपना ओपिनियन देना, कि जात पात से ऊंच नीच निकलती है। ऊंच से जो है घमंड पैदा होता है, घमंड आदमी को बार बार परेशान करता है, बार बार मारता है उसको। और नीचे जो हीन भावना, नीच से जो हीन भावना निकलती है, वो भी इंसान को बार बार मारती है। ये मेरा अपना ओपिनियन, मेरा अपना है, ये इसमें हो सकता गलत हो। तो आप मनदीप सिंह जी क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर? आप बात है, ये गलत है या सही है? जात पात जो है वो जो सिस्टम है, जो हमको समानता सिखाते नहीं, वो कभी हो ही नहीं सकता। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि धर्म जो है वो बराबर, हर एक को बराबर की जो है वो मान्यता देता है। धर्म हो वो ऊंच नीच वाला तो वहां पर बात ही नहीं। जैसे मैंने पहली बात की कर दिया गुरु अर्जन देव महाराज की, ना को बैरी नहीं बेगाना सगल संग हमको बनाई। तो वो जो उपदेश है, यदि हम उस पर पहरा देते हैं, समदृष्टि की बात है ना, जब समदृष्टि की बात होती है कि एक सिख का या एक आदमी का ऐसा एक जीवन हो, किसी का भी हम कह सकते हैं जो धर्म के इंसान पर चलता है, वो समदृष्ट होना चाहिए। समदृष्ट का मतलब ये है कि वो हर एक के साथ उसका न्याय करने का तरीका जो है वो बराबर का हो, वो समानता के साथ जो है वो हर एक अच्छाई को भी, हर एक चीज को वो समानता के साथ समझे, और अपने आप को भी नॉर्मल इंसान की तरह वो है वो बिहेव करे। उसकी जो लिविंग स्टैंडर्ड हो वो आम लोगों से मेल जोल खाता, वो अपने आप को दूसरे से सुपीरियर ना समझे, अपने से ऊंचा ना समझे, अपने दूसरों को अपने साथ में जो है मेल करके ही, क्योंकि ये सोशलाइजिंग है, हमारी सामाजिक प्राणी है, हमको बराबर होकर के चलना ही पड़ता है। किसी न किसी पॉइंट पर हम यदि जहाँ पर रह रहे हैं अमेरिका में, यदि हम इंग्लिश नाम बोले इन लोगों से, तो हम इनके साथ कैसे बात कर सकते हैं, अपना बिजनेस कैसे बढ़ा सकते हैं। आ गया ना, एक समानता पर आ गए ना, हम कोशिश कर रहे हैं कि इनके साथ हम मिक्स अप हों, कि यदि के चाहे हमारा जहाँ पर बिजनेस इंटरेस्ट हो, चाहे हमारी सोशल लाइफ हो, हम जो है वो समानता के पक्षधर हमको बनना पड़ता है। ऐसे ही सोच जो है वो नॉर्मल कंडीशन में भी हमारी हो, कि हम जहां पर भी रहें वहां पर समानता और बराबरता की बात जो है हमेशा हमारे जीवन में रहे। चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे बिजनेस मैटर हो, चाहे सोशल लाइफ हो, उसमें हमारे जीवन में जो है वो बराबरता की बात जो है हमेशा वो रहनी चाहिए, कि ना को बैरी नहीं बेगाना सगल संग हमको बनाई, सभी के साथ बराबर का बर्ताव। जी जी। विजेंद्र सिंह जी, कैमरा ऑन करें अपना। और जगदीश जी, अगर आप अगर हैं तो कैमरा ऑन करें अपना। आज जो हमने जात पात को एटम बम से जो खतरनाक मान लिया है, और हमने सुन लिया हमारा, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हम सही बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? मुझे कुछ कहना है, आप या जगदीश जी को कहा है आपने? नहीं, आप बोले इसके पूरा। अच्छा, देखिए, ऐसा है, ये समता विषमता, ये समाज में ऐसा नहीं है, भारतवर्ष में है, दूसरे समाजों में भी है। फर्क यह है कि भारतवर्ष में इस विषमताओं को एक डिवाइन, एक धर्म का रूप दे दिया गया है। एक मतलब जैसे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि ये मजदूरी का विभाजन नहीं है, ये श्रमजीवियों का, मजदूरों का विभाजन है। वो आपस में कहीं इकट्ठे ना हो जाएं और अपना हक ना मांगने लगे। वो लोग जिनको उन्हें उनके आर्थिक सामाजिक अधिकारों से वंचित किया गया, वो सम्मान का जीवन न मांगने लगे, इसलिए उसको धर्म का नाम दे दिया है। इसीलिए कबीर ने यह कहा है, कहें कबीर अधर्म को धर्म बतावे वेद। अब ये है कि ये व्यवस्था चल क्यों रही है इतनी, सब जानते हैं ये अन्याय पर आधारित है, सब जानते हैं ये सामाजिक न्याय की दुश्मन है, और आज के लोकतंत्र में सब जानते हैं कि लोकतंत्र की दुश्मन है। और अंबेडकर ने भी ये कहा कि ये लोकतंत्र का ये संविधान सुरक्षित नहीं है इस व्यवस्था को रहते हुए। ये गोबर के ढेर पर
ये वर्ण व्यवस्था जिसे कहते हैं, उस पर हमने लोकतंत्र को खड़ा किया है। तो अगर संविधान को बचाना है तो इस आपको सामाजिक व्यवस्था भी लोकतांत्रिक लानी पड़ेगी, यानी समतावादी व्यवस्था होनी चाहिए। तो मकसद उसका है आवाम को, 90% लोगों को उनके मानव अधिकारों से, शिक्षा से, सत्ता से, संपत्ति से वंचित करने का एक ये षड्यंत्र है। अब ये चल क्यों रहा है? धांधलेबाजी। नहीं, मेरा सवाल इसके जो लिए ये नहीं था, मेरा सवाल दूसरा था। अपने सवाल को दूसरे पे लेके बात को, मेरा सवाल ये था कि मैंने जो बोला था इसमें कि जात पात एक एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक है। इसमें इसे बताया कि मैं जो बोल रहा हूँ इसे झूठ बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसको उदाहरण दिया था। अभी जात पात जो घमंड है, उससे घमंड पैदा होता है, जो इंसान को दिन रात मारता है, और नीच नीच भावना से हीन भावना पैदा होती है, तो वो भी इंसान को मारती है। तो मैं आपका इस पर सिर्फ ओपिनियन ले रहा, भाई ये सही कि गलत है? ये सभी जानते हैं गलत है, और ये भी जानते हैं कि इससे लोकतंत्र भी सुरक्षित नहीं है, सामाजिक न्याय भी सुरक्षित नहीं है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी है जो मैं कहना चाह रहा हूं आपसे कि आखिर ये धांधलेबाजी चल क्यों रही है? ये चल इसलिए रही है, इसके पीछे शास्त्रों का, धर्म के जो व्यवस्थाएं, जैसे मनुवाद कहते हैं, जिसे वेदांत कहते हैं, जिसे मीमांसा कहते हैं, ये एक उसको उसकी एक विचारधारा का इसको संरक्षण मिला हुआ है। अब उस विचारधारा को पहचानने की जरूरत है। ये तो सभी जानते हैं एटम बम में कुछ नहीं है, ये शोषण का तंत्र है। सभी नहीं जानते इसको सभी नहीं जानते। वो जगह गुरविंदर सिंह जी क्या कहना चाहते हैं शिवराम? हाँ जी भाई, मैं सबसे पहले सॉरी, मैं हम लोग पंजाबी में बोलना शुरू कर दिए थे। सबसे पहले मैं ये बात करनी चाहता हूं कि लेट्स बी प्रैक्टिकल, हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा जी। एक दिन इंसान ने ये सोचा कि मैंने आसमान में उड़ना है, ठीक है जी। अब वो दो चीजें कर सकता था। पहले ये चीज थी कि वो ये सोचना शुरू कर देता कि मेरे पंख निकल आए और मैं उड़ के चला जाऊं जी। दूसरी चीज उसने ये की कि उसने हवाई जहाज बनाया और फिर वो उड़ के इंडिया से अमेरिका चला गया, अमेरिका से चाइना चला गया, ये होना शुरू हो गया, ठीक है। जब हम इस बात पे आते हैं कि जात पात, जैसे आपने भी कहा कि जात पात एटम बम है, प्रॉब्लम जात पात नहीं है, हमें लगा दिया गया है एक उस लाइट के पीछे जो कभी भी खत्म नहीं होगी। वो एक ही तरीके से खत्म हो सकती थी, जब देश आजाद हुआ, डेमोक्रेसी की बजाय कोई ऐसा राजा आता जो बिल्कुल लोगों को बोल देता कि बिल्कुल भी लास्ट नेम लगेगा नहीं, किसके पीछे कोई लास्ट नेम नहीं लगेगा, मेरा नाम होगा गुरविंदर भारतीया, इनका नाम होगा जगदीश भारतीया, मनदीप भारतीया, दैट्स इट, ठीक है। और बिल्कुल वो जो पेज जो बने हुए थे कि ये उसका बच्चा है, ये उसका बच्चा है, वो बिल्कुल पीछे से बिल्कुल ही पर्चा खत्म कर देता। ये था एक स्टेप वो उस वक्त का जो हमने एक्सेप्ट नहीं था। हमने डेमोक्रेसी ली, डेमोक्रेसी में अब आप किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकते। अब मैं बात करता हूं कि जो असल एटम बम है, हम जब भी जाति की तरफ जाते हैं, हम जाति को खत्म करने या जाति बाय इटसेल्फ एटम बम नहीं है। अगर वो एटम बम होता तो वो अमेरिका कनाडा में भी चल रहा होता। चलता है अभी आपका अभी मंदिर, यहाँ मंदिर अभी आपने शायद खबर देखी होगी, यहाँ पर आपने एक मंदिर बनाया, उसमें 500 मजदूर लेकर गए, उनको ऐसा गुलाम की तरह रखा गया। तो जात पात वो वहां से शैतान लोग यहाँ भी ले आए हैं, उसको ही बात नहीं है। मैं अमेरिकन सिस्टम की बात कर रहा हूँ। वो जो उधर से बाहर से फॉरेनर आ रहे हैं, उनकी नहीं बात कर रहा कि वो क्या कर रहे हैं, जो इनका खुद का सिस्टम है, ठीक है जी। जो मेन एटम बम है वो है ऊंच और नीच। अभी मैं आपसे एक सवाल करता हूं, ठीक है जी, एक सवाल करता हूं कि जाति पाति कैसे खत्म होगी। जैसे ही हम जाति पाति खत्म करेंगे और जितनी भी फैसिलिटीज मिली हुई हैं एसटी क्लास को या ओबीसी क्लास को, एससी क्लास को, फिर तो वो हमें छोड़नी पड़ेंगी। वो हम अगर छोड़ते हैं तो हो सकता है कि हमारे पास 5% भी ना बचे बाद में। अभी तो कुछ ना कुछ तो हम लोग पकड़ के बैठे हैं ना, हालांकि वो पूरा नहीं है, पर फिर भी हम कुछ ना कुछ तो पकड़ के बैठे हैं। राज प्रबंध में किसी का हिस्सा है, कुछ ना कुछ जा रहे हैं। वरना अगर आप, जब देश आजाद होने जा रहा था तो बाल गंगाधर की तिलक की मेरे पास वो पड़ी हुई है, तो उसने बोला था कि ये लोग पार्लियामेंट में जाके करेंगे क्या, तेल निकालेगा वहां पे जाके। उसने ऐसा पूरा लिखा हुआ है, जातों के नाम लेके किसने क्या करना है।
ये जो रिजर्वेशन है ये हमें एक एक्सेस दे रही है, या एक चीज उधर रिजर्व करती है। अगर हम जाति पाति छोड़ते, मैं आपसे भाई जी सवाल करना चाहता हूँ, आप मुझसे सीनियर हैं, अगर हम जाति पाति छोड़ते हैं उसका तो फिर पहला स्टेप यही होगा कि हम अपना लास्ट नेम छोड़ दें, अपनी जात बिल्कुल छोड़ दें। और जैसे ही हम जात छोड़ते हैं फिर हम कहाँ जाएंगे? क्या हमें वो रिजर्वेशन फिर भी मिलेगी? क्योंकि रिजर्वेशन लेने के लिए तो फिर हमें जाति की जरूरत पड़ेगी ना। फिर हम अगर एससी से बाहर चले जाते हैं, ओबीसी से भी बाहर चले जाते हैं, न्यूट्रल होके कहीं घूमते रहते हैं, तो न्यूट्रल तो इधर बहुत से बंदे घूम रहे हैं जिनको कुछ भी नहीं मिल रहा उधर, ठीक है ना जी। असल प्रॉब्लम है, यही हमारी प्रॉब्लम हो गई कि हमने असल प्रॉब्लम को नहीं पकड़ा। असल प्रॉब्लम है ऊंच और नीच, जो कि खत्म की जा सकती है। अगर हम पंख लगा के उड़ने की सोचते रहेंगे तो सारी उम्र सब मिलके भी सोचें तो ह्यूमंस के पंख नहीं निकलेंगे और वो उड़ के नहीं जाएगा। हमें क्या करना है, हमें वो प्लेन बनाने हैं, वो प्लेन इजाद करने हैं, डेवलप करने हैं, जो कि हम एक पॉइंट से सेकंड पॉइंट पे लेके जाएं। और वो प्लेन का नाम है ऊंच नीच का बिल्कुल खात्मा। ऊंच नीच का बिल्कुल खात्मे का एक सिस्टम तो अपने पास है, और मैं धर्म को सिस्टम मानता हूं। और जो ये कहते हैं कि धर्म एक समान है, सब कुछ है, मैं उनसे एग्री नहीं करता। वो इसलिए नहीं एग्री करता कि अगर धर्म एक समान होते तो हमें हिंदुइज्म से बाहर धर्म निकालने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है ना जी। जी वो सिस्टम है और हर सिस्टम अलग अलग चीज के लिए बना हुआ है। सिक्खी किसी डिफरेंट सिस्टम के लिए बनी हुई है, इस्लाम डिफरेंट बना हुआ है, क्रिश्चियनिटी एक डिफरेंट सिस्टम के लिए बनी हुई है, जूडिज्म एक डिफरेंट सिस्टम के लिए बना हुआ है। ऐसे ही जो ब्राह्मण धर्म है वो भी एक सिस्टम के लिए बना हुआ है। अभी आप ब्राह्मण धर्म और जूडिज्म को देख लें, उनमें टोटली जमीन आसमान का फर्क है। आप ब्राह्मण धर्म को और सिखिज्म को देख लें तो टोटली उनमें डिफरेंस है। मैं उसकी एक आपको एग्जांपल अभी दूंगा, अभी लोग उसको टेस्ट कर सकते हैं जो उधर हमारे भाई बैठे हुए हैं जी। जो तो खत्री हिंदू धर्म में है, वो अपने ही धर्म के किसान जातियां जैसे कि जाट, गुज्जर, अहीर, पटेल, यादव, जितनी भी ओबीसी की जातियां हैं वो जो खेती से कर रही हैं इस वक्त ऑन द ग्राउंड, उनको सपोर्ट करने की बजाय उनसे नफरत करता है, उनके खिलाफ बोल रहा है। अगर आप सोशल मीडिया पे जाएं या प्रैक्टिकली मिलके देखें, पर यही खत्री वंश जब सिखिज्म में आ जाता है तो वो उन्हीं किसानों के लिए उधर दिल्ली के बॉर्डर पे लंगर लगा रहा है, क्योंकि ज्यादातर खत्री बिरादरी बैठी हुई है उधर दिल्ली में, वो उन्हीं को अपने भाई समझ के उनके लिए लंगर लगा रहा है। तो इसका मतलब है कि दोनों धर्म सेम नहीं है, दोनों धर्मों का सिस्टम टोटली डिफरेंट है। हमें या तो अपने पास एक अच्छा सिस्टम है इधर, ठीक है ना, उसमें आ जाए, या फिर कोई ऐसा और सिस्टम सोचें जिससे कि ऊंच नीच बिल्कुल खत्म हो जाए। हाँ जी भाई। ये सवाल आपने बड़ा गजब का कर दिया आपने सवाल ये वैसे। देखो इसमें क्या है ना, जात पात, अगर इसमें जात पात और ऊंच नीच हटाना ना, इसमें मतलब रिजर्वेशन की बात करें, रिजर्वेशन अगर इसमें हटेगी, मतलब अगर जात पात को छोड़ते हैं तो रिजर्वेशन छोड़नी पड़ेगी। तो इसमें अगर हम सभी के लिए रोजगार इकट्ठा, मतलब रोजगार दे देते हैं सभी लोगों को, मतलब कोई किसी को खाने पीने का कोई समस्या ना हो, या मतलब कि सबको काम मिल जाता, सबके सब एक ऐसे लेवल पे चले जाए कि कोई किसी को रिजर्वेशन मांगे ना, किसी पे मतलब इसकी रोजगारी मतलब खत्म हो जाए, तो ये शायद कोई रिजर्वेशन किसी से मांगेगा ही नहीं फिर वो, अगर रोजगार की समस्या को हल कर दी जाए। और ऊंच नीच की बात जो है, ये समस्या ये मानसिक तौर से जुड़ी बात है। ये जो ऊंच नीच की ज्ञान की निकली हुई चीज है। ब्राह्मण को हम अज्ञानी और महामूर्ख कह सकते हैं क्योंकि उसके दिमाग से निकली हुई चीजें, जितने भी ऐसे आतंकवादी है, उलगावादी है, या अछूत है, ये मतलब छुआछूत, जितने भी है सारी मानसिक बीमारी है ब्राह्मण के माइंड से निकली, दिमाग पर वार करता है। तो ये जो है मतलब जात पात तो मतलब रिजर्वेशन तो खत्म हो जाएगी, रोजगार से खत्म हो जाएगी। रिजर्वेशन खत्म कर दो, वो मांगेगा नहीं किसी से, अगर रोजगार मिल जाता है वो क्यों मांगेगा रिजर्वेशन किसी से। लेकिन जात पात जो है ना, ये ज्ञान से खत्म हो सकती है। और ये गुरु ग्रंथ साहब का ज्ञान ही एक ऐसा ज्ञान है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर से ऊंच नीच को तो दूर की बात है, नस्लवाद, नफरत और जितना भी फैला हुआ है ना सारा गुरु का, ये सब को खत्म कर सकता है, सिर्फ ज्ञान को फैलाने की दौड़ है। मेरा ये है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। आपने जो बात की है ना, कि क्योंकि जो विचार होते हैं ना वो शुरू में ऐसे लगते हैं कि ये इतना प्रैक्टिकल नहीं होंगे, मगर जब हम उसको अपने जीवन में धीरे धीरे, क्योंकि एकदम हम अप्लाई नहीं कर सकते कोई भी चीज है, जो विचार है ना, कोई किसी भी धर्म के हम लेते हैं, जब विचार की बात आती है, पहली बात जब इंसानियत की बात आती है तो इंसानियत पर जो है वो सभी सहमत हो जाते हैं
उनके जो बेसिक पॉइंट है, कहीं के भी ले लीजिए, किसी भी क्षेत्र के ले लीजिए, उसमें जो बेसिक पॉइंट है वो सभी के कॉमन बन जाते हैं। जब हम वहां पर सारे आके सहमत हो जाते हैं, जब हम इंसान की जात की बात करते हैं, सच्चाई की बात करते हैं, तो वहां पर सभी को, चाहे वो किसी भी नस्ल, रंग, भेद, किसी भी धर्म या जो भी कुछ हो, उस पर उसको उस ट्रैक पर आना ही पड़ता है। और जहां पर हम इनसे कन्वर्सेशन भी करते हैं, चाहे ज्यूड्स हैं, चाहे क्रिश्चियन हैं, चाहे कोई भी है, उनको भी चाहे बोली कोई अलग है, कोई एरिया अलग है, मगर उस पॉइंट पर आकर के उनको हमसे और हमको उनसे सहमत होना पड़ता है। क्योंकि जब समानता की बात आ जाती है, सच्चाई की बात, जब सच की बात आती है, सच पर सभी को टिकना पड़ता है। क्योंकि ये कोई मानने को तैयार नहीं है कि हमारा जो बेस है वो झूठ पर आधारित है, वो मानने को कोई भी तैयार नहीं होगा। और यही बात है कि उस बात को जो है वो जीवन में रियली अच्छे तरीके से अप्लाई जो करना है ना, वो बहुत जरूरी है। चाहे ये बातें सुनने को हाइपोथेटिकली लगती है, मगर उसको जो है यदि हम अमल में लाना चाहें तो उसको लाया जा सकता है। जो एक सोच है ना जीवन में, यदि विजन हो, उस बात का विजन को पूरा करने के लिए कई बार सारी उम्र लग जाती है और आदमी वो काम करता है। जैसे हम महाराजा रणजीत सिंह की बात करते हैं, या महाराजा रणजीत सिंह के राज की बात हमने पीछे विचार भी किया है, महाराजा रणजीत सिंह की जो बरसी पर, और वो एक विजनरी राज, उसमें जब बात होती है तो वहां पर समानता की बात अपने आप निकल के आती है। जो 40 साल का महाराजा रणजीत सिंह का राज है, उसमें सभी को हक हकूक पूरे मिले हुए थे। वहां पर सामाजिक बराबरी की बात भी थी। वो सभी चीजें जो है, जो एक आज के दौर में हम जब भी जो सोचते हैं, वो सभी चीजें उस समय होती थी। और उसकी डिस्कस भी हमने की थी जो लास्ट वीक में हमारा प्रोग्राम हुआ था। और आज की बात जब अकाल तख्त की सिर्जना की बात जब होती है, तो वहां पर भी जो न्यायों की बात होती है, जब यदि हम ये बात करते हैं, तो वहां पर भी एक सच्चाई और न्याय की बात कीजिए की ही बात वहां पर होती है। वो चीजें हाइपोथेटिकल नहीं, वो एक मेन प्रेजेंस में आ जाती हैं, वो प्रैक्टिकल हो जाती हैं। जब हम ऐसे, जरूरत है कि जो हमारे जो आगे बढ़ने वाले जो इंसान, जिसको नेता लीडर्स कहते हैं, उनका विजन क्या है। उनका विजन जो है वो बराबरी होना चाहिए। उनका यदि विजन ये होगा कि हमने जात पात को जो है वो आगे करना है, किसी में भिन्न भेद करना है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। यदि उनके मन में एक विजन आ जाए कि हमने सबको बराबर का मौका देना है, सबको बराबर को लेकर चलना है, हर एक के मन में, यदि हमारे मन में ऐसी भावना है, वॉइस ऑफ मानवता के जरिए हम हर एक को पेश करते हैं ऐसे लोगों को कि जो समानता की बात करे, जो बराबरी की बात करे, ऐसी चीज जब सिस्टम में आ जाती हैं धीरे धीरे, तो फिर सिस्टम धीरे धीरे जो है वो सुधरना शुरू हो जाता है। मेरा ये मानना है। जी हमारा टाइम लास्ट है, बस ये लास्ट सवाल करूंगा मैं सभी से। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि हम किसी के खिलाफ बात कर रहे हैं, तो वो बेझिझक होकर के आकर के हमसे सवाल भी कर सकता है। यहाँ तक मोहन भागवत के खिलाफ बोल देते हैं हमारे, अगर मोहन भागवत में भी हिम्मत है या कोई सवाल करना चाहते हैं तो वो आकर के सवाल कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है, खुला मंच हमारा, और वॉइस ऑफ मानवता स्वीकार उसको ही करता है जो सच बोलते हैं। लेकिन बात रखना, मतलब होस्ट या गेस्ट में हम किसी को बुला सकते हैं, लेकिन होस्ट यहाँ पर सिर्फ वही कर सकता है जिसमें सच्चे है और सच्चाई के रास्ते में चलने वाले लोग हैं। तो गेस्ट हम मोहन भागवत आ जाए, मोहन भागवत का बाप आ जाए, कोई भी आ जाए, हम सवाल कर लेंगे। अगर वो सवाल करना चाहते हैं वो हमसे भी सवाल कर सकते हैं, अगर ऐसी बात नहीं है तो। हम गुरविंदर सिंह लास्ट सवाल करूंगा आपसे, समझ से बात कर रहे हैं, तो इसको समाधान भारत के लोगों को इसके मनवाद के चुंगल से कैसे छुड़ाया जा सकता है, ताकि भारत के लोग भी एक चैन की सांस ले सकें, एक राज की तरफ, मतलब खुशी के एक उनकी जिंदगी में बाहर आ जाए, जैसे हम लोगों की जिंदगी बाहर आई। हम तो बाहर आ गए उससे निकल गए, उसमें गटर से। मैं जात पात को गटर मानता हूँ, उसको जात पात एक गटर का ढक्कन है। जात पात जो जितने बड़ा है वो ढक्कन से निकला, मतलब बदबू आती है उसमें ऊंच नीच की, तो ऐसा मानते हैं। इसमें वैसे बताएगी मैं उस गटर से बाहर निकल करके कैसे खुशबू आ सकते हैं लोग। जी गुरविंदर सिंह जी। हाँ जी, जैसे भाई जी ने एग्जांपल दिया महाराजा रणजीत सिंह के राज की, ठीक है जी। वो एक राजा का राज था, और उस वक्त को, अगर उस वक्त के हालातों को देखा जाए, तो जो भी राजा टेक ओवर करता था, वो पहला काम ये करता था कि वो दूसरे लोगों को तंग परेशान, उनका कत्लेआम, उनके इबादत गाहों को ढह कर देना, ये काम करता था। पर अगर आप महाराजा रणजीत सिंह का राज देखेंगे, जो 30-40 साल उन्होंने प्रॉपर राज जिस जगह पे किया, आप एक भी एग्जांपल नहीं दे सकते कि उन्होंने कोई एक भी मैसेकर किया हो जहां उन्होंने
मंदिर तोड़ दिए हों या उन्होंने मस्जिदें तोड़ दी हों कि खत्म ही कर देना है मैंने, हालांकि वो एक राजे का राज था, ठीक है जी। पर जैसे ही हमें डेमोक्रेसी आई, जो कि डेमोक्रेसी एक लोगों का राज होता है, उसमें पूरे 37 साल के अंदर सिखों का जो राम मंदिर है, जहां सिखों का जो मक्का है, जहां सिखों का वेटिकन है, वो भी उड़ा दिया गया, ठीक है जी। कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है कि जो वो महाराजा रंजीत सिंह का राज था, उसका कॉन्स्टिट्यूशन था गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है जी। वो क्योंकि हम लागू नहीं, इसलिए नहीं लागू कर सकते क्योंकि सिखों की पॉपुलेशन है, बी प्रैक्टिकल। जहां तो फिर लोग इस बात को समझें, जो इस बात से प्रताड़ित हैं वो इस बात को समझें कि हमने अपनी इंस्पिरेशन कहां से लेनी, कहां से ऐसी इंस्पिरेशन मिल सकती है कि हम लोग इकट्ठे हो सके, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छी बात लिखी है, पर प्रॉब्लम वहां पे कहां पे छोड़ दी गई, प्रॉब्लम कॉन्स्टिट्यूशन चेंज पे छोड़ दी। जिस लीडरशिप के पास हाथ आता है, मेरे ख्याल से कि अगर ध्यान से देखा जाए, अगर बाहरी जिल्लत को छोड़ दिया जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन तो एक रात में ही आजकल चेंज हो सकता है, और बहुत सा चेंज हो गया, हर रोज नया मतलब हो ही गया, अमेंडमेंट हो रही है। उसका अगर बाहर से नाम कॉन्स्टिट्यूशन बुक जहां संविधान है उसको हम प्रोटेक्ट करते रहेंगे, अंदर से उसके मनुस्मृति लाके रखी दी जाएगी, तो क्या फिर भी हम उसे प्रोटेक्ट करेंगे? और अगर देखा जाए ध्यान से तो 80% तो लाके रख दी गई है, हम सिर्फ एक उसको संविधान समझ के प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, 84 में जो अटैक हुए थे उनमें बहुत सी औरतों के साथ रेप हुए, उधर बहुत से कत्ले, एक भी इंसाफ डिलीवर हो सका? अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें हमारे राइट्स प्रोटेक्ट करता होता। और कल की बात है कि जो आदिवासी हैं बस्तर में, उन पे गोलियां चली, उनको गोलियां चला के मार दिया गया। क्या कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें उनके राइट्स करता है? एक तरफ हम ये कर रहे हैं कि मस्जिद को तोड़ के मंदिर बना रहे हैं कि लोगों की भावनाओं से जुड़ा मुद्दा हमें बनाना चाहिए, ठीक है जी। और दूसरी तरफ हम सालों पुराना मंदिर देश के दिल में गुरु रविदास जी का तोड़ रहे हैं। क्या वहां पे लोगों की भावनाएं आहत नहीं हो रही? मैं ठीक है जी, मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर क्वेश्चन ज्यादा, हमारा टाइम समाप्ति की तरफ जा रहा है, जो ज्यादा लंबे क्वेश्चन ना करें। मैं रैप करता हूं कि अपनी बात को पूरी करिए बस, क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम कर लेना जो करना है। एक ही कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अलग अलग लोगों को अलग अलग जस्टिस डिलीवर किए जा रहा है, और यही हमारी प्रॉब्लम है। एक सा डिलीवरेंस करना नहीं शुरू करेंगे कि राजा का गुनाह भी उतना ही बड़ा है, रंग का भी उतना ही है, ब्राह्मण का भी उतना ही बड़ा है, जाट का भी है, गुज्जर का भी है, चमार का भी है, वाल्मीकि का भी है, हर किसी का, SC ST OBC स्वर्ण एक जैसा उनको डिलीवरेंस नहीं देना शुरू करेंगे, कभी कुछ नहीं हो सकता वहां पे। जी विजेंद्र सिंह क्या कहना चाहते हैं इस बात के ऊपर? आप लास्ट में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आपको भी मालूम है ये जो सामाजिक व्यवस्था है इसमें 52% मंडल कमीशन ने अकेले OBC यानी बैकवर्ड लोग माने, और वो अपनी भागीदारी चाह रहे थे, तो मंडल कमीशन ने माना, लेकिन वो भागीदारी देने के बजाय उन्होंने मंदिर का मोर्चा खोल दिया और डाइवर्ट कर दिया, क्योंकि वो आप समाज पढ़ा लिखा नहीं है, वो उस सड़ी हुई लाश को खुद ही ढो रहा है, एक दिमागी गुलामी पैदा कर रखी है। तो मेरा आपको ये निवेदन है कि 600 साल राज किया मुसलमानों ने, 200 साल राज किया अंग्रेजों ने। मुसलमानों को ये मिलेच कहते थे, अंग्रेजों को भी ये मिलेच कहते थे, जिसका मतलब अनटचेबल ही होता है। लेकिन क्या बिगाड़ लिया? क्योंकि सत्ता उनके हाथ में थी, तो संपत्ति उनके हाथ में थी, शिक्षा उनके हाथ में थी। ये आपको नीच माने या बड़ा माने, कुछ भी माने, ये आपका हक आपको वापस दे दें। तो हमें अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। और रहा इनके धर्म में अगर आपका विश्वास होगा तो आप अपनी नजरों में खुद ही गिर जाएंगे और दिमागी गुलामी से इतने ग्रसित होंगे कि सड़ी हुई लाश को खुद ही ढो रहे होंगे इसको अपने सिर पर रख के, जैसा कि इंडिया में हो रहा है आज। तो एक सामाजिक, सिख धर्म जो है जैसे एक सामाजिक क्रांति की उसने, तो समता के महत्व को लोगों ने समझा है। मगर बाकी के इतने बैकवर्ड क्लास 52% है। दलितों में आरक्षण की वजह से कुछ चेतना आई है, भागीदारी, लेकिन वो कागज पे लिखा हुआ है,
मगर अगर कागज पे लिखा हुआ मिल रहा है उनको 25% की जगह 4%, 3%, ब्राह्मण के लिए कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अकेले आईएएस में करीब 80% वो है, सब जगह कंट्रोल किए हुए है। तो खास बात है कि जो हमारा हक है, भागीदारी है, जिसे सामाजिक न्याय कहते हैं, जिसे काशीराम ने कहा धन धरती शिक्षा सम्मान लेके रहेगा हर इंसान, वो सामाजिक न्याय मिल जाए लोगों को। ये मानते हैं, मानते रहे चल। ये अगर अपने नीच कर्म कर रहे हैं, अपने कर्मों से खुद ही गिरेंगे। लेकिन सवाल ये है कि अगर जब 52% को पढ़ने लिखने नहीं देंगे, वो अकल से पैदल हो जाएगा, तो वो इस सड़ी लाश को खुद ही ढोएगा और वो अपने हक को भी नहीं ले पाएगा। नहीं, दरअसल एक मेन जो बात है ना, जो संविधान के बारे में बात कर रहे हैं ना गोविंद सिंह जी, संविधान को जो चलाने वाला है ना, दरअसल क्या चलाने वाले लोग शैतान है। अगर महाराजा रणजीत सिंह का राज चलाए तो राज उन्होंने, उस राज चलाने वाला राजा एक ईमानदार और सच्चा इंसान था, तो राज में सिर्फ खुशी थी। अगर उसी राज को शैतान चलाते तो क्या लोग खुशी रहते हैं? तो भाई आपके वोट से बनता है ना, वो आप ही के वोट से बनता है। तो मतलब जो है वो संविधान जो चलाने वाले हैं वो शैतान लोग बैठे हैं, वो क्यों उसको मानेंगे, क्यों उसकी बात को चलाएंगे? वो तो सिर्फ एक बहाना है संविधान के ऊपर, वो भी टिके हुए थोड़ा। मनदीप सिंह लास्ट में क्या कहना चाहते हैं आप? जैसे बात की है ना इन्होंने, वो मलेश की बड़ी बात की है, जब हाथ में डांग हो ना, डंडा हो ना हाथ में, जिसके हाथ में डंडा हो उसका फिर सारा सत्कार करते हैं। जो पावर जिसके हाथ में, गुरु गोबिंद सिंह महाराज को जब पहाड़ी राजे मिले थे तो वो ऐसे ही कह रहे थे कि मलेश के साथ संबंध नहीं करना, मलेश के साथ संबंध नहीं करना। तो महाराज कहते हैं फिर उनको आप अपना टैक्स क्यों देते हो? जब रवालसर में मीटिंग हुई थी तो फिर महाराज ने कहा कि अपनी बेटियों के रिश्ते उन मलेशियों के साथ फिर क्यों करते हो, यदि ऐसी बात करते हैं? क्योंकि ऊपर से तो ये बोलते थे, जब उसके डंडे से डरते थे ना तो फिर उसकी जाके जी हजूरी भी करते थे, उसको टैक्स भी देते थे, उनको डोलियां भी भेजते, बहुत कुछ करते रहे हैं ये लोग, पहले से करते रहे हैं। जिसके पास पावर होती थी ना उसके साथ में जाकर के ये गुप्त रूप में अपना समझौता कर लेते थे, चाहे मुगल थे चाहे अंग्रेज थे, सभी के साथ ये मिले हुए थे। ये लोग जो थे आज के जो अपने आप को लीडर बताते हैं कि हमारी ऊपर ही सब कुछ धरती टिकी हुई है, ये इनका हाल बहुत बुरा था उस समय। आज भी इनसे राज खुस जाए तो ये फिर उनके साथ ही जो मानवता के दुश्मन होंगे ना उनके साथ में ही रल जाएंगे, ऐसा ये यदि मेरा मानना है। मगर समाज को इकट्ठा जो है एक विजन हमारे दिमाग में हमेशा ही जो है वो हमेशा रहना चाहिए। जैसे हमने महाराजा रणजीत सिंह का नाम लिया, सामाजिक बराबरता की यदि बात होगी तो फिर महाराजा रणजीत सिंह जैसे राज को ही हमेशा याद रखा जाता है। और पंजाब में पॉलिटिकल पार्टियां ने बोलना भी शुरू कर दिया कि हम महाराजा रणजीत सिंह वाला राज देंगे। वो देंगे या नहीं देंगे कि तो वोटें एक बटोरने का तरीका है, क्योंकि उनको मालूम है कि ये राज जो था वो सबसे कामयाब राज था, इसलिए उस बात का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। मगर ऐसा जो है वो समाज में, जैसे गुरविंद पाजी ने बताया कनेडा वालों ने, कि वो बातें आती हैं उसको उस पर अमल नहीं किया जाता है, किसी और के लिए वो कुछ और होती है, अपने लिए कुछ और होती है। मेरा भी ऐसा मानना है कि ये चीजें जो है वो दूर होनी चाहिए और हम सबको मिलकर वॉइस ऑफ मानवता के थ्रू हम कोशिश कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे कि हम कैसे बराबरता की बात जो है हमेशा करते रहें। धन्यवाद जी। शुक्रिया। दरअसल क्या है ना, वो मलेच कहते हैं, किसी को मलेच कहते हैं, किसी को अछूत कहते हैं, किसी को कुछ कहते हैं। इनके बाद इसका मतलब क्या होता है कि जो आदमी मूर्ख खुद होता है और अज्ञान से भरा होता है, वो आदमी किसी को कुछ भी कह सकता है। वो मतलब इंसान को जानवर कह सकता है, वो इंसान को कुछ और भी कह सकता है, राक्षस भी कह सकता है। इसका मतलब क्या है कि उसको कोई ज्ञान, ना तो धर्म का ज्ञान है उसको, ना कोई उसको कोई ज्ञान नहीं। उसको मतलब एक चलता फिरता क्या कहते हैं, बीमार आदमी कह सकते हैं, बीमार है। तो जितने भी हम आने वाले वक्त में बेगमपुरा राज का मतलब हमने राज बना ले सिस्टम, राष्ट्र और बेगमपुरा, हिंदू राष्ट्र को गिराने के लिए राष्ट्र और बेगमपुरा बनाएंगे। और दूसरी बात, जो भी ये इनके जो धर्म ग्रंथ है, जिनको धर्म ग्रंथ जिसमें भी जात पात का जिक्र है, ऊंच नीच की बात, उसको अमान्य घोषित करेंगे। और इनके लिए जो है जो भी ये खाना चाहते हैं, पीना चाहते हैं, जो गाय का मूत्र पीते हैं, गाय का गोबर खाते हैं ज्यादातर ये, तो उसको खुलेआम इनके ऊपर छोड़ दे करेंगे, आप खाएं पिए जो मर्जी करें, क्योंकि उनके पसंदीदा चीज है वो। तो बेगमपुरा राज में, खालसा राज में, मतलब जो सच्चाई का राज होगा, इसमें गुरुओं का जो गुरु ग्रंथ साहब है तो इसी का राज होगा, क्योंकि सच्चाई का राज उसी में ये, और तो कहीं है नहीं। और सच्चाई के राज में बेगमपुरा राज जो कहते हैं, इसको सभी के लोग जात पात से ऊपर उठ करके शांति से रह सकेंगे। जात पात धर्म से, धर्म तो हैंगे लेकिन जात पात को जड़ से खत्म करेंगे। हमने इसका प्लान भी किया हमने। तो आने वाले वक्त में सभी के सहयोग से हम बेगमपुरा राष्ट्र बनाएंगे
2024 हमारा टारगेट है, और 2024 में भारत के अंदर एक बेगमपुरा राष्ट्र होगा। 10 साल के अंदर अंदर भारत को हम ऐसे बनाएंगे कि विद इन अमेरिका के बराबर कंट्री खड़ा कर सकते हैं लागत को। हमारे पास में सिखों के पास में इतनी बड़ी ताकत है कि पूरे वर्ल्ड को झुका सकते हैं, और ऐसे ताकत में 10 साल के अंदर अंदर इसे खड़ा करेंगे, और ये भारत को हम सोने की चिड़िया नहीं, सोने का बाज बनाएंगे। ये जात पात से रहे बिल्कुल खत्म कर देंगे इस प्राणी को। तो आप सभी का, गुरविंदर सिंह जी आपका भी, और विजेंद्र सिंह जी आपका, बंदी सिंह जी आपका, आप सभी का धन्यवाद, और स्पेशल आप सभी का। और इसको सिस्टम को हम सब मिल करके उखाड़ कर फेंकेंगे, जहाँ से वापस कभी नहीं आ पाएगा। तो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी की फतेह। थैंक यू।